हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मल्टीबैगर शेयर आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहला ये आप लोग को करना है कि आप लोग को ये ध्यान देना है कि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है। अगर गवर्नमेंट का फोकस किसी चीज़ पे रहेगा तो एक तो रूल्स रेगुलेशन काफ़ी इजी कर दिए जाएंगे, और ऊपर से गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम भी मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है, और फंडिंग का सपोर्ट भी मिलता है। सारी चीज़ में गवर्नमेंट का उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर और सबसे ज़्यादा ध्यान था आत्मनिर्भर भारत बनने पे और डिफेंस पे था। तो पहली चीज़ था तो कई सारी चीज़ों पे, लेकिन एग्जांपल के थ्रू आपको वन बाय वन मैं क्लियर करूँगा। तो मान लीजिए कि डिफेंस को ही ले लेते हैं। तो डिफेंस में अगर आप लोग देखना चाहो तो मझगांव डॉकशिप देख सकते हो, जो एक दो साल में या फिर 3-4 सालों में कितना कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ। वही आप लोग बीईएल देख सकते हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। वहीं भेल को भी देख सकते हो, बीएचईएल जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और बीडीएल को देख सकते हो, भारत डायनेमिक लिमिटेड। और भी मतलब अनगिनत कोचिन शिपयार्ड को देख सकते हो, और भी अनगिनत शेयर हैं। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट का इंडिजिनाइजेशन का फोकस वो उसमें मिला, सपोर्ट मिला। और आत्मनिर्भर भारत जो भी गवर्नमेंट का जो वो था तो उसका भी फ़ायदा मिला। तो सबसे पहले जो जिन लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया होगा और इस थीम को पकड़ के और शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, वो सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा। तो सबसे सही एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ वहीं पे आप लोग देख सकते हो कि एथेनॉल सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस था। तो आप एथेनॉल सेक्टर का कई सारे शेयर्स, शुगर सेक्टर कितना ज़्यादा रैली किए। और वहीं पे मतलब गवर्नमेंट का किसी भी पावर सेक्टर में था उसमें भी देख लिया। और सब रेलवे सेक्टर में था, आप लोग देखे ही थे कि रेलवे सेक्टर के सारे शेयर कितना भागे। और अभी भी बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप है, क्योंकि गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर के पास इतना ओवर ऑर्डर पड़े हुए हैं कि आने वाले 3-4 सालों तक उन लोग के पास कोई ऑर्डर ना भी आए तो भी उन लोग के काम करने की कमी नहीं होगी। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम लोग ये लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू तो मैंने आप लोग को समझा दिया। अब सबसे पहले सपोज दैट मान लीजिए आपको कोई एक थीम पकड़ना है। जैसे कि अभी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर देख सकते हो। सारा कितना ज़्यादा मतलब कई गुना मल्टीप्लाई हुए शेयर। जिन लोगों ने जितना पैसा लगाया उन लोग का पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हुआ। तो ये चीज़ तो हो गया एग्ज़ाम्पल के थ्रू। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं एक सेक्टर पकड़ते हैं, एक थीम पकड़ते हैं। जैसे कि हम लोग रेलवे थीम पकड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जैसा देख रहे हो स्क्रीन पे गूगल खुला हुआ है। तो आप लोग मोबाइल से, मैं लैपटॉप मैं बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं बताऊंगा, एकदम सिंपल सिंपल आप लोग सेल फ़ोन से, मोबाइल से भी आराम से आप लोग सर्च कर सकते हो कि कैसे कैसे आप लोग को फाइंड करना है। तो मान लीजिए मुझे रेलवे सेक्टर, तो मैं पहली चीज़ कि जब मैं बिगनर हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से रेलवे सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना है और जाके आप लोग को सर्च करना है रेलवे शेयर। अब देखिए मैं यहाँ पे पहले से देखिए मैंने सर्च कर रखा है रेलवे शेयर्स लिस्ट। आप लोग भी ऐसे टाइप करके सर्च मार सकते हैं, रेलवे शेयर लिस्ट आप लोग सर्च कर देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए कि रेलवेज़ के शेयर आने शुरू हो गए हैं। तो जैसे कि आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए। तो जैसे आप लोग को पता चल जाएगा कितने रेलवेज़ के शेयर हैं अच्छे अच्छे, देखिए कितने सारे रेलवे के शेयर। तो अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जाके स्क्रीनर सर्च मारना है आप लोगों को। हाँ, मेरे में पहले से स्क्रीनर सर्च मारा हिस्ट्री में। तो आप लोग जाके देख सकते हो, स्क्रीनर में जाना है। सपोज दैट मैं आ गया स्क्रीनर पे। और अब मुझे क्या करना है कि अब इसमें सर्च मारना है शेयर का नाम। हाँ, तो यहाँ पे जाएं और शेयर का नाम मैं, जैसे कि मैं ले लिया टीटागढ़ रेल सिस्टम, क्योंकि उसमें मैंने देखा था इस टाइप का कुछ शेयर का नाम है। तो यहाँ पे टीटागढ़ रेल सिस्टम आ गया। अब मुझे जाके देखना है इस कंपनी के बारे में, पता करना है कि ये कंपनी क्या करती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है टीटागढ़ रेल सिस्टम, टीटागढ़ वैगन, मतलब बता पूरा अच्छे से बता रहा है क्या क्या काम करती है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है फ्रेड वैगन, पैसेंजर कोचेज, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट,
ब्रिजेज शिप एक्सेट्रा, मतलब कंपनी का टोटल ओवरऑल डिटेल लिखा हुआ है। तो आप लोग इसमें जाके पढ़ सकते हो। अपने डोमेस्टिक मतलब अपने देश में भी काम करती है और फॉरेन में एक्सपोर्ट भी करती है, बाहर बाहर लोगों के लिए बनाती है। तो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। वैगन, लोको शेल्स, बॉगीज, कपलर एंड देयर, सारी चीज़ें आप लोग रीड मोर में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, मान लीजिए ये पढ़ लिया, आपको अच्छे से पता है कि ट्रेन में अगर ट्रेन बनेगा, सारे इलेक्ट्रिफिकेशन होगी ट्रेनों का, वंदे भारत ट्रेन बनेगा, मतलब कॉरिडोर बनाया जाएगा, नए नए ट्रेनें आ रही हैं, हाई स्पीड ट्रेनें आ रही हैं, तो ये उसका उसमें काम करेगी और काम करती है। उसके बाद इसमें जाके फिर वो देख लिया हम लोगों ने कि हाँ, कंपनी का पहले सबसे पहले पता करना है काम क्या करती है, ये पता चल गया। अब कंपनी का काम तो पता चल गया, उसके बाद हमें ये देखना है कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं, सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा वर्जा तो कहीं नहीं ना है। ये सारी चीज़ें जो होता है मेन चीज़, इन सारी चीज़ों को आपको केयर करना ही है, फोकस में रखना ही रखना है। और तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका पी देखिए करंट में इतना चल रहा है, 47.4 का चल रहा है। और देखिए हाई 1250 का हाई लगा के 900 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 102 की है, मतलब महंगा तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन इसके फ्यूचर ग्रोथ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उस हिसाब से तो ठीक ही है, सस्ता ही है। और इसका आरओसी देख लीजिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको आरओई बोलते हैं, 15 अच्छा माना था, लेकिन 15 से नीचे, लेकिन फिर भी ठीक है। फ्यूचर आउटलुक बहुत बढ़िया है इसका। फेस वैल्यू 2 की है, तो ठीक है। अब इसको हम लोग देख लिए और उसके बाद से हम इसे जाएंगे। इसके बाद प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लीजिए। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेफ्ट, मतलब कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, मतलब कंपनी से एक्सपेक्टेड है कि कंपनी गुड क्वार्टरली रिजल्ट पेश करेगी, डिलीवर करेगी। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, तो बता रहा है कि 5 सालों में 23.6% के CAGR से कंपनी ने ग्रोथ किया। डेफ्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड, डेफ्टर डेज इनका इम्प्रूव हुआ है, मतलब 76.9 डेज से घट के 36.7 डेज पे हुआ। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड, अच्छा वर्किंग जब मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में पहले 117 दिन लगता था, अब 46.8 दिन में कंप्लीट कर दे रही है। कॉन्स में क्या है, कॉन्स मतलब होता है कंपनी में कमी। स्टॉक इज ट्रेडिंग टू बुक वैल्यू, मतलब बता रहा है कि 8 गुना, 8.5 गुना, 9 गुना के आसपास ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है, मतलब 100 कुछ रुपये की बुक वैल्यू उसके सामने 900 के आसपास मिल रहा है। तो ये लेकिन क्या है, कंपनी में जिस कंपनी में ग्रोथ होता है ना, उनको उसको पहले से वैल्यू बढ़ा के दी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि ये चीज़ें इन चीज़ों का आगे रेट बढ़ने वाला है और उस चीज़ की एक्चुअल प्रेजेंट टाइम में मतलब उसकी वैल्यूएशन होती है 100 रुपये की, और आपको पता है कि आगे चल के ये 400 होने वाला है, 500 होने वाला है। तो जो फिर जिसके पास 100 रुपये है वो 100 रुपये में नहीं बेच रहा है, वो कह रहा है हम 200 में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के 500 होने वाला है और उसको पैसे की ज़रूरत है या फिर उसको उतना ही प्रॉफिट चाहिए रहता है, तो वो 200 में बेचता है। तो जो 200 करंट उसका प्राइस 100 ही रहता है, और लेकिन वो बेचता है 200 में। तो लेने वाला जानता है कि मैं 200 में भी लूँगा तो आगे चल के ये 500 600 हो जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा, बस मुझे बस होल्ड करना है। तो वही चीज़ है, इस वजह से वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता है। और फिर दूसरा इसमें कॉन्स क्या है, कि प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज ओवरला, मतलब लास्ट क्वार्टर इन्होंने ऑलमोस्ट 3% के आसपास स्टेक कम करा है। कंपनी हैज़, और ज़रूरी नहीं कि कंपनी बुरा हो तो ही स्टेक बेचे, क्योंकि जब बिज़नेस ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना होता है, जैसे कि मशीन बढ़ाना, फैक्ट्री लगाना, तो उन सारी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए रहता है। तो वो सोचता है कि कंपनी वाले कि अपने स्टेक्स को कम करके पैसे अरेंज करते हैं और उससे एक्सपेंड करते हैं। तो एक वो हो गया। और फिर दूसरी चीज़, कंपनी हैज़ लो ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, ये पहले से है, अभी इसमें वो नहीं किया गया है, इसमें अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं किया गया। फिर ये चीज़ देख लिया आपने, उसके बाद से क्या होगा कि आप लोग फिर इन लोगों के पीयर कंपैरिजन में देखना है कि कौन कौन है इनके पीयर कंपैरिजन में। तो इनके पीयर कंपैरिजन में देख लीजिए, वैसे डायरेक्ट तो कोई नहीं है, डायरेक्ट देखा जाए तो बस जुपिटर वैगन है और बाकी उसके बाद टिटागर वैगन है। तो इन दोनों में देखा जाए, जुपिटर वैगन तो इससे महंगा ही चल रहा है, टिटागर ठीक है। और फिर बाकी इन सब चीज़ों में देखा जाए तो इन लोग का सारी चीज़ें मैच किया जाए तो
वैल्यूएशन के हिसाब से तो टिटागढ़ अभी जुपिटर वैगन से सस्ता है, ठीक है, और उससे थोड़ी छोटी कंपनी है। बाकी उसके बाद क्या देखा जाता है कि इन लोग का सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सेल्स देखना, जैसे कि 20 से देख लीजिए क्या था, 449 था, फिर 430 हुआ, फिर 500 बढ़ गया, 507 हो गया, फिर 300 कम हो गया, फिर ईयर ऑन ईयर देखा जाता है। फिर दिसंबर 20 में देखिए 449 था, वही दिसंबर 21 में हो गया आपका 379, कुछ कम हुआ था। फिर उसके बाद से देखिए, फिर डायरेक्ट वहाँ से देखिए, फिर 21 में 22 दिसंबर को देखिए आप लोग, दिसंबर 22 में सीधा डबल हो गया, आप लोग देख सकते हो, सीधा डबल हो गया। फिर वहाँ से देखिए, फिर 22 दिसंबर से देखो 23 दिसंबर देखिए, फिर 955 पे आ गया, 766 से ले 955 पे आ गया। तो ये चीज़ कंपनी में सबसे अच्छी कि इनका सेल्स बढ़ रहा है। और फिर एक्सपेंस भी देखिए कि कितना है। हाँ, उसका यहाँ पे प्रॉफिट देखिए, फिर 28 स्टार्टिंग में 28 करोड़ के प्रॉफिट से लेके धीरे धीरे आप लोग देखिए कैसे रिकवर कर रहा है। फिर 43 हुआ, 43 ईयर ऑन ईयर देखिए, दिसंबर टू दिसंबर वाला, फिर 43, फिर देखिए, फिर 65 हो गया, फिर 65 से 111, मतलब कि लगातार इनका जो प्रॉफिट है बढ़ रहा है। और ओपीएम मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि कंपनी 100 रुपये अगर कमा रही है तो उसमें कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि पहले 100 रुपये कमाती थी कंपनी, तो उसमें उनको 6 रुपये प्रॉफिट होता था। उसके बाद 1 साल बाद क्या हो कि 100 रुपये कमा रही है तो उसमें 11 रुपये उनको बच रहा है। फिर बीच में कम हुआ, 9 रुपये बचने का, फिर इस समय देखिए 12 रुपये, मतलब अगर 100 रुपये का कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो 12 रुपये कंपनी कमा रही है, ठीक है। फिर अदर इनकम में देखिए, अदर का इनकम बहुत ज़्यादा आना तो सही नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग का नॉर्मल अदर इनकम होता है। तो ये देखिए नॉर्मल अदर इनकम है, बहुत ज़्यादा नहीं। और कंपनी देखिए इंटरेस्ट पे कर रही है, तो मतलब कंपनी देखिए अपने डेट को कम की, क्योंकि देखिए पहले 19 करोड़ वो इंटरेस्ट भर रही थी, फिर 17 करोड़, फिर बीच में बढ़ गया था 23, फिर 23 से फिर देखिए 18 पे इन्होंने कम करा है। फिर डेप्रिसिएशन, ओके। फिर प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिना टैक्स भरे प्रॉफिट कितना है, इतना हुआ था। उसके बाद से नेट प्रॉफिट चेक करिए इनका, देखिए आप लोग बढ़ते हुए 33-75 ये लोग फिर ईपीएस देखिए, ईपीएस ग्रो होना अच्छी बात होती है। फिर ये सारी चीज़ें आप लोग को देखनी है। फिर सेल्स था आप लोग देख ही रहे हो, एक्सपेंसेस भी, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे कि देखिए लगातार बढ़ते रहना चाहिए कंपनी का। ओपीएम परसेंटेज आप लोग देख सकते हो लगातार इम्प्रूव हुआ है। अदर इंटरेस्ट भी देख सकते हो कि कैसे इनका 88 तक हाई चला गया था बीच में, देखिए उसके बाद 80 तक इन्होंने लाया है, और देख सकते हो आप लोग। तो लगातार सिंपल सी बात ये है कि लगातार सेल्स बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, एक आध दो क्वार्टर में डिप थोड़ा बहुत चलता है, प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए या थोड़ा इम्प्रूव होते रहना चाहिए। कर्ज कंट्रोल में होना चाहिए, कंपनी जब चाहे तब पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बोरोइंग इनका, देखिए बीच में बोरोइंग कितने पे चला गया था, 920 करोड़ पे चला गया था, लेकिन वहाँ से घटते घटते देख लिए 362 करोड़ पे है। और रिजर्व्स उसके सामने कितना ज़्यादा है, 1300 करोड़ से ऊपर का रिजर्व्स है। मतलब कंपनी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे है कि अपना डेट को पे कर सके बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद से और देखिए हमेशा टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो आपके टोटल एसेट्स के बराबर होने चाहिए। जैसे कि देख लीजिए इसमें 27-28 करके है टोटल लाइबिलिटीज़ है, तो 27-28 करके टोटल एसेट्स भी है। उसके बाद से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे वो कितना पैसे जनरेट कर पा रही है। तो ये देखिए उधर बीच में माइनस माइनस था, अभी देखिए सारा प्रॉफिट में है। और यहाँ पे देखिए कैश फ्लो इनका पॉजिटिव में है, मतलब कंपनी अगर कुछ करना चाहे, कुछ खरीदना चाहे, कोई माल वह कुछ बेची, तो देखिए 46 करोड़ उनके हाथ में कैश पड़ा हुआ है। पॉजिटिव कैश फ्लो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। देखिए कंपनी इन्वेंट्री खाली कर रही है 78 डेज में, बिल की देखिए जो बीच में 400 दिन लगा देती थी, उसका इन्वेंट्री नहीं खाली होता है। और जितना जल्दी इन्वेंट्री खाली करती है कंपनी वो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और देखिए डेज पेएबल भी ठीक है, कम हुआ है। और कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, अगर माइनस में हो तो और अच्छा होता है। माइनस में रहने का मतलब ये है कि कंपनी क्या करती है कि कंपनी ऑर्डर पे काम करती है, पहले उसको ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद काम करती है और पहले पैसा ले लेती है, पहले पैसा लेके फिर उन्हीं के पैसे से उनका प्रोडक्ट तैयार करती है और फिर उनको दे देती है, तो वो और अच्छा माना जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि मतलब
300 दिन बाद ही इसको पैसे मिलते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखो कंपनी 60 दिन पे पैसे ले रही है कैश कन्वर्जन साइकिल के। और वर्किंग कैपिटल डेज पहले देखिए 132 दिन 164 दिन तक लग जाते थे किसी भी काम को पूरा करने में, लेकिन ये लोग 47 दिन में अब निपटा दे रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जी भी जितना ज़्यादा, ROC ROE जितना ज़्यादा उतना अच्छा माना जाता है। देखिए 18 पे करंट टाइम में चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग भी चेक कर सकते हो। हाँ, इसको देखिए कंपनी कम की है तो ये थोड़ा सा रेड फ्लैग माना जाता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस इतना फ्यूचर इतना ब्राइट है कि इसकी वजह से इस कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए इसको ये कंपनी एक्सपेंड होने के लिए अपना स्टेक थोड़ा कम कर रही है। लेकिन बात ये है कि इसको ख़रीदा कौन है, ये मायने रखता है। तो देखिए अगर कंपनी ने अपना स्टेक सेल करा है तो बढ़ाया किसने, FI देखिए 16.85 था तो इन्होंने 20% कर लिया FI ने। और DIs वाले ने देखिए 10.45 था तो 12.27 कर लिया, मतलब कि सारा स्टेक उठाया तो FI और DI ने उठाया है। माइनर सा गवर्नमेंट का भी स्टेक है इसमें देखिए। और पब्लिक होल्डिंग आप लोग देखिए लगातार पहले 40 था, फिर 39, फिर 35, 27 और प्रेजेंट टाइम में 25। मतलब पब्लिक की होल्डिंग कम होना अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो देखिए इसमें बड़े लोग का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और छोटे रिटेलर, हम जैसे रिटेलरों का इसमें पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तो ये देखा जाए तो मतलब एनालिसिस तो कर रहे हैं, पर सच पूछिए तो ये शेयर उठाने लायक भी है। सच पूछिए तो ना, मेरे तरफ से कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब एनालिसिस करते समय ये चीज़ पता लगा कि कंपनी में दम है। और पता है आप लोग को इस कंपनी का ऑर्डर बुक इसके मार्केट कैप से 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना ज़्यादा है। आप लोग जाके सर्च कर लीजिएगा टीटागढ़ रेल सिस्टम ऑर्डर बुक, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इस कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ है और इससे इसके मार्केट कैप से शायद 2 या 3 गुना इसके पास ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। तो देखा जा सकता है। हम तो एनालिसिस करने का तरीका बता रहे थे कि किसी भी, तो हम लोग इसको पहली चीज़ इसको थीम पे हम लोग बेस्ड था, तो थीम पे कैसे, किस थीम पे हम लोग इसको कैसे सर्च किए। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लोग को फाइंड करना है। ऐसे अगर आप लोग देख सकते हो कि गवर्नमेंट का सोलर पे है, तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे सोलर, तो आप लोग पहले जाओगे, फिर जैसे कि मैंने बताया कि रेलवे सेक्टर की मतलब कंपनियों कैसे आप गूगल पे जाके सर्च किए थे, वैसे ही आप लोग जाके यहाँ पे गूगल पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हो। आप लोग को मैं बता रहा हूँ गूगल पे जाना है। गूगल पे जैसे जैसे आप लोग जाके सर्च किए थे रेलवे शेयर लिस्ट, वैसे ही आप लोग सर्च कर सकते हो। है ना सोलर पे, तो आप लोग सोलर सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो आप लोग सर्च मार सकते हो सोलर शेयर लिस्ट, सोलर शेयर्स लिस्ट। आप लोग ऐसे सर्च मार सकते हो, आपको मिल जाएगा। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, वेबसोल एनर्जी, सुराना सोलर्स, मतलब ऐसे जितनी सारी कंपनियां हैं आप लोग देख सकते हो। सुजलॉन एनर्जी, NHPC, SJVN, KPI ग्रीन एनर्जी, NTPC, रिलायंस, मतलब जितने भी हैं सारी कंपनियों का आपको नाम मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है देखो। तो जैसे कि आप लोग टाटा पावर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, बड़ी कंपनी है। और देखो सबसे ज़्यादा ना पैसे को अगर मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप लोग को किसी भी शेयर को अर्ली स्टेज में पहचानने से क्या होता है कि कई गुना मल्टीप्लाई होता है। अभी देखिए जिन्होंने टाटा पावर को पकड़ के बैठा होगा, और जिन्होंने KPI ग्रीन एनर्जी को, जिन्होंने वारी रिन्यूएबल्स को पकड़ के बैठा होगा, तो जितना KPI ने पैसे को मल्टीप्लाई किया होगा, जितना ज़्यादा वारी रिन्यूएबल्स ने पैसे को मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि वो सब अभी बहुत छोटी कंपनी है और अभी भी उनको उनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। हालांकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है वैल्यूएशन, लेकिन उतना टाटा पावर ने नहीं किया। क्योंकि ये ऑलरेडी लाखों करोड़ों कंपनी का मार्केट कैप है इन लोगों का, लाखों का 1 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। तो इन लोग का जो वैल्यू मतलब काफ़ी महंगा, काफ़ी बड़ी कंपनी, लोग लार्ज कैप जा चुके हैं, लेकिन जो स्मॉल कैप होती हैं, मिड कैप, जो स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई करने का। तो वही चीज़ होता है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मान लीजिए इसमें सारे शेयर आप लोग उठाएं, वैल्यूएशन चेक किया, आप लोग को तरीका बता दिया हो, कोई भी जाके वो नहीं करना है। हाँ, जिनके पास लैपटॉप हो, जिन्हें टैग लगाने आता है, वो जाके स्क्रीनर पे आप लोग टैग लगा दीजिए,
कि इतना इतना हमको मार्केट कैप चाहिए, इस लेवल का प्राइस चाहिए, इतना पी होना चाहिए, तो आप लोग को सिंपल में पता चल जाता है। लेकिन मैं ये बताऊँ, ईज़ी मान लीजिए जिनके पास लैपटॉप नहीं है और बिगनर जो होते हैं उन वो टैग वैग लगाना नहीं जानते, तो सिंपल उनको तरीका बताया था कि सेल फ़ोन से उनको कैसे ढूंढना है, और ऐसे पेयर कंपैरिजन करके वो आराम से शेयर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।